चलिए अपन एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर क्या करना था ना अपने को? बोलिए कितने हैं इसमें? बस ये तो आपके लिए चिल्लर चैप्टर है। बोलो, कोई डाउट है किसी में? पूरे हो गए? एक में भी डाउट नहीं है तो बताओ ना। 23 interest deduction under section 24B is not available in which of the following cases? If the interest is payable but not paid, available है क्या? Yes. Interest is paid on loan taken for repair. Yes. Loan taken on mortgage of the house property. नहीं, हाउस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके आपने लोन लिया है पर्सनल पर्पस से, तो वो नहीं मिलता है। लोन शुड बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, है ना, तो ही मिलता है। देन इफ द इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन, ये भी हमने बात किया था, है ना, फ्रेश लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। आंसर इज ऑप्शन सी, उसमें डिडक्शन नहीं मिलता है। और बोलिए 1 से 20 के बीच में पहले बोलो। 10। ये आपकी बुक में ना बेटे एक अपन ने पॉइंट पढ़ा था, अगर किधर, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है, अगर आपके लिए प्रॉपर्टी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, और आपने उसको रेडी करने के बाद 2 साल तक लेट आउट नहीं किया, तब तक के उसकी एनएवी को नील मानते हैं। ये तो द आंसर इज 2 इयर्स। ये पहले 1 ईयर था, अमेंडमेंट के बाद अब हो चुका है ये 2 इयर्स। 2 साल तक के उसके एनएवी को नील मानते हैं। ये आपको थियरी में ढूंढना पड़ेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के आगे में आपको मिल जाएगा एक पॉइंट। और बताइए 1 to 20 के बीच में पहले 7, क्वेश्चन 7, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट एज प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, और अनरियलाइज रेंट है 7000। तो क्या करते हैं अपन लोग, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को माइनस करते हैं, तो आपका नेट एक्चुअल रेंट इतना बचा, तो ये हो गया एक्चुअल रेंट फाइनली। और आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, दिस और दिस विच एवर इज हायर बट कैनॉट बी मोर देन दिस, तो 14,200। अब हम लोग क्या लेते हैं, विच एवर इज हायर, सो 14,200 एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। समझे? कहने का मतलब ये है कि एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, अनरियलाइज रेंट को हम लोग इसमें से माइनस नहीं करते हैं, हम लोग जीएवी में से माइनस नहीं करते, हम लोग एक्चुअल रेंट में से माइनस करते हैं। तो ये मैंने एक्चुअल में से माइनस करके फिर कंपेयर किया, विच एवर इज हायर। और बताइए 1 से 20 के बीच में पहले हो गए, बाकी सब इजी थे 1 से 20 तक। फिर आगे 21 से 30 के बीच में 25, 27 और वेरी स्मार्ट, और बाकी जम गए 21 से 30 के बीच में। ओके, थोड़ा एक दूसरे की भी मदद किया करो इसमें, है ना, मतलब जैसे एक फ्रेंड को नहीं आ रहा है दूसरे को आ गया तो उसी से पूछ के निपटा लिया, लेकिन ऐसा नहीं, मदद क्या करते, ये 2 तू पूछ लेना, ये 2 मैं पूछ लूंगा, ऐसे करते करते पूरा अपना निपट जाता। बहुत बहुत सुंदर। ठीक है, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते, कोई इशू नहीं। बोलो क्या है, क्या पूछा है अपने को, कंप्यूट द जीएवी पूछा है, डरते क्या किसी से? नहीं तो फिर क्या रे, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑन 31st of July आफ्टर विच इट इज लेट आउट एट 60,000 पर मंथ, तो कैलकुलेशन हो जाएगा, एक्चुअल रेंट का हो जाएगा 60,000 इंटू 8 अगस्त से, है ना। और उसमें भी टेनेंट ने क्या बोला कि वो Jan to March का रेंट अप्रैल में दे देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनरियलाइज्ड है, रेंट रिसीवेबल तो है। तो देखिए उसको हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे अगले साल, वो इसी साल टैक्सेबल है। 60,000 इंटू 8 ये हो जाता है हमारा एक्चुअल रेंट 4,80,000। बस आगे का सेम है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर अ पीरियड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अ पीरियड है, तो हम लोग ये इंटू 12 करेंगे। तो ये इसमें से पहले तो देख लो कौन सा आएगा, ये आएगा आंसर, रीजनेबल रेंट विल बी 38,000, तो रीजनेबल रेंट विल बी 38,000 इंटू 12, ये कितना होता है
4,56,000, विच एवर इज हायर है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन डी, विच एवर इज हायर, 4,80,000। तो आप में से किसी किसी ने हो सकता है ये 8 से कंपेयर किया होगा, तो भी आपका आंसर तो बैठ गया, लेकिन करेक्टली आपको ये 12 से मल्टीप्लाई करना है रीजनेबल रेंट को, और एक्चुअल रेंट को मल्टीप्लाई करना है 8 से। ओके, 25 समझ गया। 26, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा है। जब ऐसा पूछा है मतलब फाइनल डिडक्शंस के बाद, तो बताइए, 2 आइडेंटिकल यूनिट से, 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, अदर इज लेट आउट। तो पहले लेट आउट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ, आफ्टर विच इट रिमेन्स वेकेंट। तो 10,000 इंटू 10, इतना रेंट मिला, कितना? 1 लाख। और बाद में वेकेंसी के कारण 2 महीने लेट आउट नहीं कर पाए, और आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? दिस और दिस विच एवर इज हायर, 2,10,000। अब 2,10,000 साल भर का था। अगर यहां पर वेकेंसी नहीं रहती थी, वेकेंसी नहीं रहती थी, तो क्या हमारा एक्चुअल रेंट 2,10 से ज्यादा होता था? नहीं, तो 1,20 होता था। मीन्स इट इज नॉट लेस ड्यू टू वेकेंसी। हाँ, हाफ लेना, हाँ ये भी है करेक्ट। ये तो पूरे हाउस का दिया है, हम लोगों को तो 2 यूनिट से, 2 आइडेंटिकल यूनिट, तो हाफ लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 1,05,000। अब इसको कंपेयर करो किससे? 120 से। 120 से क्यों? जस्ट कंपेयर कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं रहती थी तो हमारा एक्चुअल रेंट 120 होता था। यहां पर वी कैन से दैट आवर एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द रीजनेबल रेंट ड्यू टू वैकेंसी। So therefore we will go ahead with the actual rent. GAV is equal to actual rent, which is only equal to rupees 1 lakh. Because 23(1)(c apply हो जाता है, actual rent is less than the reasonable rent owing to vacancy. और क्या हो जाता है आगे? म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिल जाता है, 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू होता है, वो भी उस पार्ट का। तो 1.5 लाख का 8% का आधा, 6,000, उतना अपन करेंगे माइनस, तो ये हो जाता है 94,000। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, 30% हटा के बताओ कितना बचा? 65,800 आया। इंटरेस्ट तो है नहीं, इंटरेस्ट है क्या? अरे इंटरेस्ट भी है, 65,800 माइनस, अब ये पूरा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, तो आधा इधर मिल जाएगा और आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड में मिल ही जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट तो अलाउड है ना, तो इफेक्टिवली तो पूरा मिल रहा है। तो 65,800 माइनस 45,000, 20,800। समझा क्या? अभी ऐसा कैलकुलेशन है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको, सेल्फ स्टडी में जब कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी तक टिके हो आप लोग, यहां तक समझे? देन इंटरेस्ट डिडक्शन पूछा है इन केस ऑफ अ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी इफ द लोन वाज टेकन ऑन 1 सितंबर 2019 एंड कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2021। मतलब कि हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च तक के रहेगा, 1 सितंबर 19 से 31 मार्च 21। कितने महीने होते हैं? 12 और 7, 19 महीने। ओके, 20-21 के 12 महीने और 19-20 के 7 महीने, सितंबर से मार्च, 19 महीने। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफ 12 लाख इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23। मतलब 12 लाख पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब अज्यूम द इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो एक होता है करंट ईयर इंटरेस्ट और एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, जिसका हमको करना पड़ेगा 1/5। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पहले निकाल लो, 12 लाख पे 10% इंटू 19/12, ये कितना होता है? 1,90,000। इसका कर दो 1/5, 38,000। ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ गया। इसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट हो गया 12 लाख का 10%, सीधा सीधा 1,20,000। 120 प्लस 38, 1,58,000। ऑप्शन ए ये आंसर है। ठीक है, ये काफी लोगों को डाउट आया था शायद, अभी समझ गए क्या? मंथ्स का कैलकुलेशन है। देन मिस्टर एंड मिसेस वर्मा स्टे इन अ फ्लैट विच इज को ओन्ड बाय देम।
both have paid interest of 240 each in respect of loan taken for acquisition of the flat on 1/4/22. ओके, तो लोन अगर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है 99 के बाद में, 1 अप्रैल 99 या उसके बाद में, एंड 5 साल के अंदर कर लिया एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, तो फिर डिडक्शन 2 लाख तक मिल सकता है। अब यहां पर टोटल दोनों ने 2,40,000 का इंटरेस्ट दिया है, लेकिन दोनों को कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा? 2 लाख का। तो लॉस इज ₹2 लाख ईच फॉर मिस्टर एंड मिसेस वर्मा बोथ। दोनों को 2-2 लाख का इसमें डिडक्शन मिल जाएगा, 2 लाख की लिमिट है। ओके, उसमें उसका डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। 240 टोटल इंटरेस्ट नहीं, 240 क्या है? ईच है, तो ईच पे अपनी अपनी लिमिट लग जाएगी। तो ये हो गया 25 से 28। आगे बताइए 31 से आखिरी तक की, 31 से 46 के बीच में कौन सा? 31 ये वाला। इंटरेस्ट कब डिडक्टेबल नहीं रहेगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर रिपेयर, ऐसे अभी किए थे ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ ये किए थे ना अभी 23, वैसा ही है ना, लेकिन ऑप्शन थोड़े अलग है। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर रिपेयर डिडक्शन मिलेगा क्या? यस। इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेश लोन टेकन फॉर रिपेमेंट ऑफ ओरिजिनल लोन, यस। इफ इट इज नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, इसमें सेक्शन 43B एज सच एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, इफ टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स, तो फिर इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। अभी अपने सेक्शन 43B पढ़ा, वो तो पीजीबीपी हेड में एप्लीकेबल है। ऐसा तो कुछ वहां कंडीशन नहीं थी क्या कि आरओआई के ड्यू डेट तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा? वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वहां कंडीशन ये थी, जरूर बताया भी था शायद मैंने आपको पक्का ही, कि हम लोग ने नॉन रेसिडेंट को या आउट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पे अगर करते वक्त टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या डिडक्ट करके टीडीएस को आरओआई की ड्यू डेट तक पे नहीं किया, तो फिर डिडक्शन नहीं मिलता है इंटरेस्ट का। सो आंसर इज ऑप्शन डी। और बोलिए 32 से 39 तो बहुत चिलर होंगे, क्योंकि वो तो आईसीए का जो फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज बना के डाले थे उन्होंने, इजी वाले थे, है ना। क्वेश्चन 35 देखो कितना डिफिकल्ट है ना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, फिर इंटरेस्ट का कितना कितना मिलता है। बाकी बताइए 40 से 46, 44, 45 और 43 और 41 और 40 और 42 और 46 है? किसी का डाउट है क्या? वो क्यों बोलेगा, आप बोलो। अच्छा ऐसा डिसाइड कर रहे हो, आपका डाउट है क्या? नहीं है, ओके। चलिए 40 रेंटल इनकम अर्नड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज इज नाउ अ बिजनेस इनकम। हमारे थियरी पढ़ो ना बेटा, थियरी में से मिल जाएगा आंसर। अपने थियरी में दिया है कि पढ़ा भी अपन ने क्लास में, ऐसा स्किप भी नहीं किया है। डी दिया है क्या, उसको करेक्ट कर लो, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद चेंज हो जाएगा। रुक जाओ, सही दिख रहा है। टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम ओनली इफ द एंटायर और सब्सटैंशियल इनकम वाज फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, अदरवाइज द सेम विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Taxable as business income only if the entire or substantial income of the assessee was from letting out of the property, क्योंकि आपका बिजनेस क्या है? लेटिंग आउट। अदरवाइज द सेम वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ, मतलब वही बात है कि अगर आपकी मेनली आपका बिजनेस ही वो है, तो फिर आपकी लेटिंग आउट की इनकम जो है, उसमें पूरी इनकम अगर लेटिंग आउट से हो रही है तो फिर वो इसमें कवर्ड है। अब इसमें ऑप्शन बी और डी कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन बी जनरली करेक्ट, ओके, ऑप्शन तो रहता नहीं, ऑप्शन सी तो गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुछ नहीं दिया है तो इट इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। और यहां पर थोड़ा सा उन्होंने और उसको एक्सप्लेन किया है कि इफ द सब्सटैंशियली द इनकम इज फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे अगर आपके बिजनेस में आप इनकम कमा रहे हो, ठीक है, उसमें से एक इंसिडेंटल एस्पेक्ट है लेटिंग आउट, तो फिर वो भी बिजनेस हेड में कवर्ड होता है ना। जैसे कि हम लोग ने गेस्ट हाउस का एग्जांपल लिया था, हमारा मेन बिजनेस लेटिंग आउट नहीं है, लेकिन हमको मेन बिजनेस के लिए लेट आउट करना पड़ रहा है। अब यहां पर बोल रहे हैं कि अगर अपना बिजनेस ही लेटिंग आउट का है तो फिर क्या करेंगे? इट इज टैक्सेबल एज
business income if the entire or substantial income was from letting out. Otherwise the same would be taxable as income from house property. ये पार्ट मुझे भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है कि अदरवाइज उसका हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, लेकिन ये तो क्वेश्चन में लिखा ही है कि भाई अपना मेन बिजनेस ही लेटिंग आउट का है, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर नहीं होगा. तो एज पर मी द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, बट आईसीआई ने उनके सैंपल एमसीक्यूज में इसको डी दिया है. तो यू कैन गो अहेड विद दिस आंसर, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है. अदरवाइज द सेम वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो मे बी वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपका बिजनेस लेटिंग आउट का है तो इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल रहेगी, लेकिन अदरवाइज कौन से हेड में, हाउस प्रॉपर्टी हेड में. मतलब अदरवाइज आपके पास हाउस प्रॉपर्टी पड़ी, उसको आप लेट आउट किए तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में. उस हिसाब से ये सेंटेंस ठीक है, बट जो मेन क्वेश्चन में लिखा है उसके साथ में ये मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा ही है. देन मिस्टर अग्रवाल क्या पूछा है, फाइंड आउट वेदर हिज व्यू इज करेक्ट. सही सोच रहा है कि नहीं, क्या सोच रहा है वो. मूव टू मुंबई, टुक अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस. However, the property was not fully occupied. He let out the property to his friend at 15,000 per month. वो कहता है is of the opinion that income from subletting is taxable as income from house property. False. मतलब कि क्योंकि वो ओनर नहीं है तो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. इस केस में इज नॉट द ओनर, बिजनेस तो है नहीं उसका. ये ऑप्शन ए और डी तो करेक्ट वाले हैं. देन 43 क्या पूछा है, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24B टू मिस्टर सुजल एंड हिज ब्रदर. कितना डिडक्शन मिलेगा. ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था. वो 2,40,000 का दे रहे थे इंटरेस्ट, और यहां पर 2.5 लाख का दे रहे दोनों, है ना, आधा आधा. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो कितना कितना मिलेगा, 2 lakhs ईच लिमिट ऑन हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड. गणेश एंड राजेश, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच को ओनर पूछ रहे. अगेन वैसा ही है क्या, इंटरेस्ट पेड बाय ईच को ओनर इज 2,05,000, तो अगेन दोनों को कितना कितना डिडक्शन मिलेगा, 2 lakhs ईच. 45. अब इसमें क्या पूछे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज. उसका मेन काम है लेटिंग आउट. एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेटिंग आउट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. तो टोटल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड कंप्राइजेज ओनली रेंटल इनकम. मतलब ऊपर लिखा था ना सब्सटैंशियली आपकी इनकम लेटिंग आउट से होना चाहिए, तो बिजनेस मानेंगे, है कि नहीं. इस केस में है, तो एक्स के लिए वो इनकम बिजनेस इनकम है. आगे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है. देन वाई लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज विच इज ऑल्सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव. इंसिडेंटली इट लेट्स आउट सम प्रॉपर्टीज विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड अर्न्स रेंटल इनकम. तो वाई लिमिटेड प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्ट करके सेल करता है, और अब उसके पास में क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज रखी हैं, उसको उसने क्या कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड को लेट आउट किया जब तक बिकती नहीं है तब तक. तो इसके लिए इंसिडेंटल इनकम भी बिजनेस इनकम मानते हैं. ये जो इंसिडेंटल इनकम रहती है इट इज ऑल्सो बिजनेस इनकम. ये देखिए हमारी थियरी में दिया है दोनों चीजें. ये वाला जो पेज खुल गया है इसमें आपको ये मिल रहा है, वो जो 23.5 के बारे में बताया था ना, कि अगर स्टॉक इन ट्रेड को लेट आउट नहीं किया तो उसका एनएवी नील लेते हैं. और ये जो पेज नंबर 3 पे आपको दिया है, देखिए बिजनेस इनकम कब कब लेते हैं. ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था कि अगर आपका बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट है, मतलब आपका सब्सटैंशियल इनकम अगर लेटिंग आउट से होता है. दूसरा क्या लिखा है, अगर आपका लेटिंग इंसिडेंटल है, लेटिंग आउट का एक्टिविटी इंसिडेंटल टू द बिजनेस है, तो भी बिजनेस इनकम मानते हैं. ठीक है. अच्छा, लेकिन यहां क्या लिखा है, इनकम इज चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इवन वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. तो यहां पर उसको हम लोग बिजनेस की एक्टिविटी से लेटिंग, इंसिडेंटल लेटिंग नहीं मानेंगे. तो देयरफॉर इस केस में क्या होगा, मिस्टर एक्स के लिए बिजनेस इनकम और वाई के लिए हाउस प्रॉपर्टी. तो ऑप्शन डी है क्या, ऑप्शन डी. मिस्टर एक्स के लिए, सॉरी वाई के लिए हाउस प्रॉपर्टी और एक्स के लिए बिजनेस इनकम. यस, क्योंकि अपनी थियरी में लिखा है वैसे तो इंसिडेंटल इनकम बिजनेस इनकम रहेगी, लेकिन बिजनेस की एक्टिविटी से इंसिडेंटल होना चाहिए. अगर आपके पास वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखी है प्रॉपर्टी, स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का या बना के बेचने का कारोबार करते हो, तो फिर उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल रहेगी. ऐसा
दैट्स इट। तो अच्छा है अगर आपके इतने एमसीक्यूज हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने इफ यू हैव डन इट, अब क्योंकि इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, 100 से ज़्यादा इजीली 133 है। तो उसको आपको ब्रेक कर करके करना पड़ेगा, मतलब कि एक साथ एक दिन बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो अभी जब भी आपको टाइम मिलता है, इसके एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट मंडे को डिस्कस करेंगे, मतलब कि 27 को, आज 20 तारीख है, 27, क्योंकि तब तक हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर को अभी ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले। तो और इसके एमसीक्यूज में चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 6A दोनों कंबाइंड है। पीजीबीपी और 6 एक छोटा सा चैप्टर है फर्म्स के बारे में, तो इस बुक का लास्ट चैप्टर दोनों कंबाइंड है इस एमसीक्यूज में। और फिर कैपिटल गेन से उसमें भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें 100 के ऊपर नहीं है शायद, उसमें सिर्फ 90 है कैपिटल गेन में, बट वो 90 भी बहुत भारी रहेंगे क्योंकि वो कैपिटल गेन्स के हैं। तो यहाँ इतने कर लोगे तो सब्सटेंशियल पोर्शन हो जाएगा। आपका कितनी पढ़ाई होती जा रही है, कितनी परसेंटेज, आप उसके ही अगर अंदाजा लगाना चाहते हो तो आप ऐसे लगा सकते हो कि ये मान लो टोटल अप्रोक्सीमेटली 1000 है, ये तो आखिरी का बोनस है, आखिरी का 17%, क्योंकि इंटीग्रेटेड, ये मतलब बढ़िया। अब ये जो है आपकी इतनी हो गई है, इतनी परसेंटेज पढ़ाई हो गई है, कितना हो देख लो, कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 20% पढ़ाई हो गई है अपनी इनकम टैक्स की। अब ये कर लोगे तो सीधा 15% और हो जाएगी, ये कर लोगे तो 10% और हो जाएगी। फिर ये एक सब्सटेंशियल पोर्शन तो ये भी है आखिर में, बहुत सारी केस स्टडीज। कोई नहीं, धीरे धीरे चलने दो, ठीक है। सो कल आज तो रेगुलर शेड्यूल है आपका, कल भी टैक्स की क्लास रेगुलर टाइम पे है, फिर अकाउंट से कल कॉस्टिंग की क्लास शर्मा सर कल नहीं लेने वाले कल के दिन। तो कल हम लोग 1 घंटा टैक्स लेंगे उसमें, और उसके बाद में लॉ आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट उसके बाद में, टेस्ट है क्या कल शेड्यूल, तो टेस्ट लॉ के बाद में, ठीक है। वो तो टेस्ट का जो शेड्यूल था वही है कि नहीं, हाँ उसमें टेस्ट नहीं। हम लोग टाइम लेना चाह रहे हैं आपका एक्स्ट्रा, ताकि आपको संडेज को ना बुलाना पड़े, क्यों आप लोगों का संडे बिगड़ता है ना, आपको चलता है बेटा, संडे को मैं बुलाऊंगा, दिखेगा अटेंडेंस ही समझ में आ जाएगा। एंड क्यों बुलाना जब इसमें हो रहा है। नॉर्मल वीकडे में नॉर्मली तो टेस्ट आपकी 3:45 के बाद ही रहने वाली है ना, तो ये नॉर्मल डे समझ लो आप, बस कॉस्टिंग का क्लास नहीं। और उसके बाद में डे आफ्टर टुमारो इज हॉलीडे, वेडनेसडे इज हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ गुड़ी पाड़वा, याद दिला दूँ आपको। तो कल इसलिए टेस्ट दे सकते हैं शाम तक, उसके बाद परसों तो सुबह सोना ही सोना है ना, नए साल के दिन, नए साल के पहले दिन, ठीक है, ठीक है। सोना है तो सो भी सकते हैं। और मैं कल आपको बताऊंगा, मे भी अपन उस दिन वीकली वॉक रखेंगे, तो उसमें भी अपन आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से नहीं हुए, और बहुत लोग नए भी आए जिनको पता ही नहीं क्या होता है, तो यू कैन कम फॉर दैट। कल अपन फाइनल करेंगे। चलिए, थैंक यू।